आराध्य के चरणों में वंदन। सन्मति तत्व प्रकरण के स्वाध्याय में सम्मिलित सभी विद्वद्गण और जैस के प्रेसिडेंट भंडारी जी, हमने चर्चा की अब तक सन्मति तत्व प्रकरण के दूसरे कांड में जो ज्ञान कांड है उस पर आने से पहले हमने चिंतन किया कि पहले जो 5 ज्ञान है उसको विस्तार से समझा जाए। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आत्मा के द्वारा डायरेक्ट नहीं होते हैं वो, तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बारे में हमने विस्तार से समझ लिया। और अवधि ज्ञान के संदर्भ में हमने लास्ट लेक्चर में उसके बारे में समझा, उसकी पूरी प्रक्रिया, अवधि ज्ञान कैसे होता है, उसके टाइप्स एंड ऑल। आज हम चर्चा करेंगे मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। मुझे लगता है कि मनोप्रयोग ज्ञान ही हो पाएगा, फिर भी अपन देखते हैं मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान के संदर्भ में। और जब केवल ज्ञान की बात आएगी उस समय दर्शन और ज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। दर्शन का जो शब्द है, दर्शन शब्द है, उसके जो डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट आचार्यों ने किए। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन के संदर्भ में एक बहुत बड़ा डिबेट है, 3 प्रकार के व्यूज का। उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं टाइम जितना परमिट करता है उसके हिसाब से सन्मति तर्क प्रकरण की भी आज थोड़ी कथाएं लेंगे, और उसको उसके आलोक में हम मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो लेट्स हैव अ बर्ड आई व्यू ऑफ दिस लेक्चर। First of all, I'm going to discuss what is the definition of Manopariyogyan, then types of Manopariyogyan, then subject matter of Manopariyogyan, difference between the Rijumati and Vipulmati Manopariyogyan. जो 2 प्रकार के मनोप्रयोज्ञान है उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। फिर डेफिनेशन ऑफ केवल ज्ञान, टाइप्स ऑफ केवल ज्ञान, सब्जेक्ट मैटर ऑफ केवल ज्ञान एंड दर्शन मीनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। फिर दर्शन को समझाने के बाद 3 व्यूज रिगार्डिंग द केवल ज्ञान केवल दर्शन, क्रमवादी, युगपतवादी, अभेदवादी, ये जो 3 फिलॉसफी चल रही है केवल ज्ञान केवल दर्शन के संदर्भ में, और जिसके बारे में आचार्य सिद्ध सेन ने सन्मति तर्क प्रकरण में बहुत लंबा विस्तार से अनेक गाथाओं में वर्णन किया है। आज हम जितना हो सके उतना कवर करेंगे। तो मैं यही चाहूंगी कि ये जो मनोप्रयोग ज्ञान है उसको हम समझ लें, फिर दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर ले, फिर केवल ज्ञान केवल दर्शन क्या है उसके संदर्भ में हम जानेंगे। तो पहले मनोप्रयोग ज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है ना। आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में बहुत सुंदर परिभाषा दी है, मनोद्रव्य पर्याय प्रकाशी मन पर्याय। ठीक है ना, द्रव्य मन की सहायता से जो ज्ञान होने वाला है वह मनोप्रयोग ज्ञान है। यहाँ पे बताएं, दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान मनोप्रयोग ज्ञान है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित दूसरे के द्वारा चिंतन किया हुआ जो रूपी पदार्थ या उससे संबंध से युक्त संसारी जीव को जानता है वह मनोप्रयोग ज्ञान है। यह चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित अर्थात चिंतन चल रहा है, ऐसे जो अनेक भेद वाला है, अन्य जीव के मन में जो भी चल रहा है उसके अर्थ को जान जाता है, वह मनोप्रयोग ज्ञान है। अब मनोप्रयोग ज्ञान के संदर्भ में बात आती है कि भाई मनोप्रयोग ज्ञान केवल अतीत में जो चिंतन किया उसको जानता है, वर्तमान में जो चिंतन कर रहा है उसको जान रहा है, भविष्य में जो चिंतन करेगा उसको जानेगा, तीनों को ही जान सकता है। ठीक है ना, दूसरे के मन में स्थित भूत वर्तमान और भविष्य तीनों, जो चिंतन हो गया, जो चल रहा है, और जो अभी चिंतन नहीं आया है, लेकिन उन मनोद्रव्य के पुद्गलों को एक्चुअली दोनों ही अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान दोनों रूपी द्रव्य को ही अपना विषय बनाते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान समस्त रूपी द्रव्यों को बनाता है, लेकिन मनोप्रयोग ज्ञान केवल मन की पर्यायों को कॉन्सेंट्रेट करता है। और दूसरी बात, ये जो मनोप्रयोग ज्ञान है कब उत्पन्न होता है, इसकी उत्पत्ति स्थान क्या है। क्या कोई प्रश्न पूछता है मनोप्रयोग ज्ञानी को, तब वो मनोपर ज्ञान के द्वारा दूसरों के मन की बात को बताता है, या बिना पूछे ही बता देता है, और ये किसको होता है। तो यहाँ पे नंदी सूत्र में भी आया है कि भाई बहुत सारी चीजें हैं, वह संयमी होना चाहिए, अप्रमत्त गुणस्थान वाला होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, और रिद्धि संपन्न होना चाहिए। ठीक है ना, और केवल पुरुष को ही हो सकता है, और जिसका वर्धमान चारित्र है अर्थात शपथ श्रेणी जिन्होंने ले रखी है वही इस मनोप्रयोग ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अवधि ज्ञान तो तिर्यंच और मनुष्य और देवता और नारकी को तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान हो सकता था,
और तिर्यंच और मनुष्य को भी अवधि ज्ञान हो सकता था। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है मनोपरयोग ज्ञान का, कि मनोपरयोग ज्ञान केवल मनुष्य को हो सकता है। और कौन सा मनुष्य? जो संयमी है। और कौन सा संयमी? जो सात्विक गुणस्थान का संयमी है, अप्रमत्त संयत गुणस्थान है, जो रिद्धि संपन्न है, पर्याप्तक है, संगी पंचेंद्रिय है, फिर वर्धमान शपथ श्रेणी मतलब लेने वाला हो, वर्धमान चारित्र वाला हो, वही व्यक्ति, वही उसका स्वामी बन सकता है, अर्थात मनोपरयोग ज्ञानी बन सकता है। और मनोपरयोग ज्ञान की विषय वस्तु क्या है? पुद्गल द्रव्य। सभी जानते मनोवर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता है और उसको ग्रहण करके दूसरों के मन की विचारों को रीड कर सकते हैं। इसी को थोड़ा क्लियर, द्रव्य मन में स्थित आत्म प्रदेश मन प्रयोग ज्ञान का उत्पत्ति स्थान है। इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य लोक तक में हो सकती है, अर्थात जो अढ़ाई दीप है उसमें स्थित मनुष्य को ही मन के विचारों को ही पढ़ सकता है, उससे बाहर आगे पीछे नहीं। कब जान सकते? किसी का पूछने पर या बिना पूछने पर। और किसको कौन से स्वामी, मैंने डिटेल कर ही दिया है। अब रूपी द्रव्य को ही अपना ज्ञान का विषय बनाता है। पुद्गल से संबंध, आप यहाँ पे रूपी द्रव्य के संदर्भ में बात आई है, जीव के कर्म, वर्गनाएं, जीव के असाधारण भाव आदि को जानता है, धर्म। लेकिन ये सब क्या है? रूपी है। जितनी भी रूपी चीजें उन सबको जानेगा। लेकिन धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, शुद्ध अमूर्तिक, अरूपी के बारे में वह कुछ भी नहीं कह सकता मन प्रयोग ज्ञानी। अर्यंत भगवान, सिद्ध भगवान आदि को नहीं जानता है। मतलब किसी को भी जो अरूपी है उनको किसी को भी उसका ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। इट मीन्स जो मनोप्रयोग ज्ञान का विषय वस्तु है केवल मेटीरियल चीजें हैं, ठीक है ना, रूपी द्रव्य है। विच हैज टच टेस्ट स्मेल कलर, इसमें टच टेस्ट स्मेल कलर नहीं है। ऐसे अरूपी अजीव पदार्थों, अजीव पदार्थ ही भले हो अरूपी, और जो जीव पदार्थ अरूपी है उनको भी नहीं अपने ज्ञान का विषय नहीं बना सकता है। तो व्हाट इज मनोप्रयोग ज्ञान? तो टू नो द मेंटल स्टेट्स ऑफ पर्सन विदाउट हैविंग हेल्प ऑफ सेंसेस ऑफ माइंड, ठीक है ना। आत्मा का डायरेक्ट मन की पर्यायों का ज्ञान होना, दूसरों के मन की पर्यायों का ज्ञान होना बिना पांच इंद्रियों और मन के, मतलब ये एक विशिष्ट लब्धि है या सिद्धि कह सकते हैं। और जिसके मन पर ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है, वही व्यक्ति मन पर ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हर कोई व्यक्ति संयमी बन जाता है, सात्विक गुण स्थान में, अप्रमत्त गुण स्थान में आ जाता है, फिर भी वो नहीं बन जब तक मन पर ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम न हो जाए। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि मनोपर्योग ज्ञान के संदर्भ में जो ऋजुमति और विपुलमति दो प्रकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। Manoparya is divided into two types of Rijumati and Vipulmati. Difference between the two is not that of quality but that of degree. यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है कि भाई दोनों ज्ञान मनोपर्य ज्ञानी है, लेकिन दोनों में डिग्री मतलब क्वालिटी का नहीं है, डिग्री का अंतर है। विपुलमति एप्रीहेंड्स द ऑब्जेक्ट्स मोर माइन्यूटली देन ऋजुमति, ठीक है ना। ऋजुमति जैसे एक एग्जाम्पल आया है घड़ा का। ऋजुमति जो अवधि मनोप्रयोग ज्ञान है वो केवल, जैसे मैं एक घड़े के बारे में सोच रही हूँ, देख रही हूँ, घड़े के बारे में सोच रही हूँ, तो बस वो घड़ा के बारे में सोच रही हूँ ऐसा बताएगा ऋजुमति मनोप्रयोग ज्ञानी। लेकिन जिसके विपुलमति मनोप्रयोग ज्ञान होगा वो घड़ा कहाँ से बना है, किस मटेरियल से बना है, किसने बनाया है, इन सब के बारे में भी वो विपुलमति माइन्यूटली जान सकता है। तत्वा सूत्र मेंशंस 2 पॉइंट्स टू एक्सप्रेस द डिफरेंस बिटवीन द टू। ऋजुमति और विपुलमति में दो चीजों का डिफरेंस कर सकते हैं हम। विपुल तत्वा सूत्र के अनुसार विपुलमति इज प्योरर देन ऋजुमति, ये तो क्लियर ही है। ऋजुमति का जो ज्ञान है वह सामान्य है, सामान्य मन की पर्यायों का ज्ञान है। लेकिन जबकि विपुलमति क्या है, उसकी विशेष पर्यायों का मन की विशेष पर्यायों का नॉलेज करता है। और सेकेंडली क्या है, जो ऋजुमति है वह प्रतिपाती है, एक बार प्राप्त होके जा सकता है। लेकिन जो विपुलमति मनोप्रयोग ज्ञान है, एक बार प्राप्त हो गया तो उसको वह नहीं जाता वापस, वह वापस केवल ज्ञान में परिणत होता है। इट इज इनफैलिबल व्हाइल द लेटर इज सब्जेक्ट टू फॉल और डिसअपीयरेंस, ठीक है। तो जो विपुलमति है वो कभी भी प्रतिपाती नहीं, अप्रतिपाती होता है। अब ये अवधि ज्ञान मनोप्रयोग ज्ञान के संदर्भ में जो डिफरेंस है दोनों में, विशुद्धि क्षेत्र, क्योंकि अवधि ज्ञानी तो मतलब अंगुल के असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोक अलोक को अपना विषय बना सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो मनोप्रयोग ज्ञान है केवल मनुष्य लोक और
वहीं तक सीमित है, अढ़ाई द्वीप में ही। अब ऋजुमती और विपुलमती ये दो भेद है, इसकी हम थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। ऋजुमती जो मनोप्रयोग ज्ञान है, उसमें जीव क्या करता है, मनोप्रयोग ज्ञानी क्या करता है, ऋजु मनगत, ऋजु वचनगत, ऋजु कायगत, अर्थात मन से जो एकदम सरलता से वह सोच रहा है, वचन से बोल रहा है और काया से कोई भी एक्शन कर रहा है, उन सब अर्थों का ज्ञान ऋजुमती मनोप्रयोग ज्ञानी जान जाता है। विपुलमती उससे और माइन्यूट चीजें भी जान लेता है। अब ये जो दो भेद है, रिजु यानी सरल, दूसरे के मन में सरल रूप में स्थित रूपी पदार्थ को जो ज्ञान का प्रत्यक्ष जानता है, उसे ऋजुमती मनोप्रयोग ज्ञान कहते हैं। एकदम जनरल क्वालिटीज ऑफ माइंड, जो सोच रहा है सामने वाला, उसको जान जाता है। इस ज्ञान में वर्तमान काल में त्रिकाल विषयक रूपी द्रव्य को चिंतन किए जाने पर जानता है। इसमें सामने वाला जो सोच रहा है, जिस वस्तु के बारे में सोच रहा है, जैसा सोचता है वैसे ही जानता है। यह ज्ञान गिर भी सकता है, यह ज्ञान प्रतिपाती है, अवग्रह ईहा पूर्वक होता है। जो ऋजुमती ज्ञान है, मनोप्रयोग ज्ञान है, वह अवग्रह और ईहा पूर्वक होता है, क्योंकि इसमें और जनरल नॉलेज ही होता है, केवल घड़े के बारे में सोच रहा है। अब आगे वो किस घड़े के बारे में, मिट्टी के घड़े के बारे में या स्वर्ण के घड़े के बारे में या इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, अब डाउटफुल स्टेज में ही रहता है। हाँ, घड़ा है बस, अब उसके बारे में और कोई उसका नॉलेज नहीं रहता है। तो त्रिकाल विषय यानी वर्तमान में जो भूत या भविष्य में सोच रहा है, उसे उसी रूप में जानता है। अगर भविष्य के बारे में गलत सोचा तो गलत ही जानेगा, उसी प्रकार भूत और वर्तमान के बारे में भी जानेगा। अब ऋजुमती के भी तीन भेद है, वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ऋजुमन, ऋजुवचन, ऋजुकाय, इनमें मन वचन काय में जो विषय आया है उसी नियम से जानते, उसके अलावा कोई भी वक्र विषय को नहीं जानता है। अर्थात डायरेक्ट जो नॉलेज, डायरेक्ट उसके माइंड में जो चीजें आ रही है ना, एट फर्स्ट ग्लिम्स में, माइंड रीडिंग नॉलेजर के पास फर्स्ट ग्लिम्स में जो उसको विषय वस्तु सामने वाले व्यक्ति के मन का जो चिंतन है वो सामने आता है, उसको ही ऋजुमती मनोप्रयोग ज्ञान जानता है। ऋजुमन मीन्स जैसा पदार्थ है वैसा ही चिंतन करने वाला, जैसा पदार्थ है वैसा ही कहने वाला, जैसा पदार्थ है वैसा अभिनय के द्वारा, संकेत के द्वारा बताना। तो ये जो भी तीनों मन वचन काया की प्रवृत्ति से जो भी एक्शन करता है, वो सारा ऋजुमती मनोप्रयोग ज्ञानी जान जाता है। इसी को थोड़ा सा विपुलमती भी जानता है मन वचन काया की, पर डिटेल से और डेप्थ से जानता है। विपुल का अर्थ अधिक, ठीक है। जो दूसरों के मन में ऋजु और जटिल रूप में स्थित रूपी पदार्थों को जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, वह विपुलमती मनोप्रयोग ज्ञान है। यहाँ पे जटिल का मतलब और माइन्यूट, डीपली जानता है, ठीक है। सरल यानी सीधा, कुटिल यानी जो गलत सोचा, आधा पूरा सोचा, जैसा भी सोचा उसको सही करके जान लेता है। विपुलमती इसका मतलब इन डेप्थ नॉलेज है, दूसरों के माइंड के हर चीज को जाना, किसके बारे में, द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, उसके सब चीजों को, मन मन में क्या सोच रहा है, कहाँ सोच रहा है, किस जगह पे सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, सारी चीजों का माइन्यूटली वो ऑब्जर्व कर सकता है, रीड कर सकता है सामने वाले के मन को। इसमें सामने वाले ने जो सोचना शुरू किया है तथा आगे जो सोचेगा उसको अग्रिम में जान लेता है। जो सोचा उसको भी जान लेता है, विपुलमती जो मनोप्रयोग ज्ञानी है, आधा सोचा उसको भी जान लेता है, गलत सोचा उसको भी सही करके जान लेता है। सही करके यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि वो अगर रॉन्ग थिंकिंग कर रहा है, अर्थात मिथ्या कोई भी सोच रख रहा है, तो उसको भी एकदम एग्जैक्टली एज इट इज जान लेता है। आगे जो सोचेगा, पहले जो सोचा, उन सबको विपुलमती मनोप्रयोग ज्ञान वाला जान लेता है। यह ज्ञान गिरता नहीं है, यह ज्ञान अप्रतिपाती है। विपुलमती मनोप्रयोग ज्ञान एक बार प्राप्त हो गए फिर नहीं जाता है, फिर वो ऑलवेज नेक्स्ट भव में भी वो जीव के साथ ही रहेगा। एक बार प्राप्त होने के बाद उस भव में भी नहीं जाता, नेक्स्ट भव में भी नहीं जाता, वो साथ में ही रहता है। इसका कहने का मतलब है, साथ में रहता है, इसका मतलब ये है इसका पतन केवल ज्ञान में परिणत हो जाएगा। अब अप्रतिपाती जो विपुलमती मनोपरिज्ञान प्राप्त हो गया, इसका मतलब उसी भाव में उसको केवल ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि इसका पतन तो होगा नहीं, इसका मतलब केवल ज्ञान में कन्वर्ट होना ही है, ठीक है। और इस ज्ञान में यहा पूर्वक होने का कोई नियम नहीं है, इसमें डायरेक्ट सब बातों का नॉलेज हो जाता है। ये इसी को थोड़ा सा डिटेल से बताया है, यही थोड़ा सा इसको डबल बार आ गए हैं। विपुलमती मनोप्रयोग ज्ञान ऋजु के मन वचन काय, वक्र के मन वचन काय, इन छह से प्राप्त अर्थ को जानने वाला होता है।
जैसे जली रस्सी को देखकर ऋजुमती यदि उसे सांप जान सकता है, लेकिन विपुलमती वाला उसे रस्सी ही जानेगा। यहाँ पे एक बात ये क्लियर करना चाहूंगी, जो ऋजुमती मनोपरिज्ञानी है, जैसा वह देखता है वैसा ही वह जानता है। जैसे सामने वाला मन में सोचता है सामने रस्सी पड़ी है, फिर भी उसको अगर सर्प मान रहा हो, तो ऋजुमती वाला मनोपरिज्ञान वाला उसको सर्प का नॉलेज ही होगा उसको। लेकिन जो विपुलमती मनोपरिज्ञानी है, वह सर्प का ज्ञान नहीं करेगा, वह रस्सी, जो रस्सी जली हुई चीज है वो रस्सी ही है, इसका ऐसा करेक्ट नॉलेज ही करेगा, राइट नॉलेज ही करेगा। अब ऋजुमती और विपुलमती मनोप्रज्ञान में बेसिक अंतर क्या है, ठीक है ना। ऋजुमती मनोप्रज्ञानी अपने और अन्य के इंद्रिय मन योग आदि की अपेक्षा से उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन जो विपुलमती मनोप्रज्ञान है, वह बिना इंद्रिय मन योग आदि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान की तरह उत्पन्न होता है। यहाँ पे एक एक क्लियर करना चाहूंगी, ऐसे तो दोनों में ही इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, फिर भी ऋजुमती मनोप्रज्ञान में सामने वाला जो चिंतन कर रहा है, उसमें फर्स्ट जो स्टेप में जो माइंड रीडिंग नॉलेज होता है, तो वहां पे एक अपेक्षा से कहा है कि भाई वहां पे योग मन वचन काया का योग देख रहे हैं, इंद्रिय का भी वहां पे एक्सिस्टेंस है, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे इसकी अपेक्षा नहीं है विपुलमती मनोप्रज्ञान में। अब ऋजुमति मनोपरिज्ञान अपने और अन्य के इंद्रिय मन योग आदि की अपेक्षा से उत्पन्न होता है। विपुलमति मनोपरिज्ञान बिना इंद्रिय मन योग आदि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान की तरह उत्पन्न होता है, ठीक है ना। सामने वाले के इंद्रिय मन योग किसी की कोई भी चीज का वहां पे उसको मीडिएशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट उसको सब कुछ नॉलेज हो जाए। एक्चुअली विपुलमति मनोपरिज्ञान मोर प्योरर देन ऋजुमति मनोपरिज्ञान। सो इसमें किसी चीज की उसको ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ऋजुमति से विपुलमति अधिक विशुद्ध होता है तथा ऋजुमति होकर छूट भी सकता है, किंतु विपुलमति वाले का चारित्र वर्धमान ही रहता है, अतः वह केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक बराबर बना रहता है। यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूंगी, जो मनोपरि ज्ञान है वह चारित्र संपन्न व्यक्ति को ही मिल सकता है, अर्थात जो महाव्रती है, संयमी है, और जिनका चरित्र वर्धमान है, अर्थात वो जो उनका सिक्स्थ स्टेज का जो सिक्स्थ गुणस्थान का जो साधु है, वह मनोपरिज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी डावाडोल कभी वो प्रमाद में, राग द्वेष में, कषाय में जा सकता है। लेकिन जो सात्विक गुणस्थान अप्रमत्त गुणस्थान में आ जाता है, फिर श्योर है कि वह या तो शपथ श्रेणी लेगा या तो उपशम श्रेणी लेगा, ठीक है ना। लगभग जो विपुलमति मनोप्रज्ञानी है वो शपथ श्रेणी लेते हैं आगे, क्योंकि इनका चारित्र वर्धमान ही होता है, वापस वो नीचे नहीं गिरते हैं, ठीक है। अतः वह केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक बराबर बना रहता है। तो विपुलमति ज्ञान केवल ज्ञान आते ही उसमें विलीन हो जाता है, खत्म नहीं होता है, वो चारों ज्ञान केवल ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। इसके हम आगे और चर्चा डिटेल से करेंगे। ऋजुमति मनोपरिज्ञान प्रतिपाती और विशुद्ध होता है, ये क्लियर हो गया अब अपने इतने डिस्कशन से। और जो विपुलमति मनोपरिज्ञान है वह अप्रतिपाती है और ऋजुमति से विशुद्धतर होता है। विशुद्धि, अब विशुद्धि का आधार क्या है, ज्ञानावन्य कर्म के शिवपसम जो आत्मा में उज्ज्वलता होती है वह विशुद्धि है। तो जो ऋजुमति मनोप्रयोग ज्ञानी है उसकी विशुद्धि थोड़ी कम होती है, लेकिन जो विपुलमति मनोप्रयोग ज्ञानी है वह संपूर्ण, उसको मनोप्रयोग ज्ञानावन्य कर्म का संपूर्ण क्षयोपशम हो जाता है, संपूर्ण क्षय हो जाता है, तो उसको प्योर मतलब फुल कंप्लीट मनोप्रयोग ज्ञान हो जाता है, तो विशुद्धि उसकी अधिक रहती है। अप्रतिपाद, संयम परिणाम की वृद्धि होने से गिरावट का न होना अप्रतिपाद। जिसको विपुलमति मनोपरिज्ञान होगा उसकी जो संयम है, संयम जो ये संयम के जो पर्यव है, संयम की जो भावधारा है वह नीचे नहीं गिरती है, कंटिन्यूअसली उसमें भावों का श्रेणी में, भावों में उतार नहीं आता है, चढ़ा भी चढ़ा हुआ हर ऊर्ध्वारोहण, मतलब विचारों का ऊर्ध्वारोहण, ठीक है ना, ज्ञान का ऊर्ध्वारोहण, संयम का ऊर्ध्वारोहण, चारित्र का ऊर्ध्वारोहण, सब ऊर्ध्वारोहण ही होता है, अवरोहण नहीं होता है। तो ऐसे जो सात्विक गुण स्थान वाले जो संयमी है, और जो किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई रिद्धि उनके पास है, उसको ही वह ज्ञान हो सकता है। और ये लेडीज का जो साध्वी है वो रिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकती है। तो ये जो मनोपरि ज्ञान है स्त्रियों को नहीं होता है। दोनों ही मनोपरि ज्ञानी शब्द अथवा अर्थ को प्राप्त कर कार्य करते हैं, अर्थात मनोपरि ज्ञानी के निकट कोई पूछे या मौन खड़ा रहे तो वे मनोपरि तत्संबंधी विषय को जान लेते। वह बोले या नहीं बोले फिर भी वो क्या सोच रहा है, दे कैन रिकॉग्नाइज इट, दे कैन कॉग्नाइज इट।
अब ये जो विपुलमति मनपरव ज्ञान है, कहाँ तक देख सकता है, ठीक है ना। 45 लाख योजन जो मनुष्य क्षेत्र है, मनुष्य लोक है, वहां पर स्थित जितने भी मनुष्य है, संगी मनुष्य है, ठीक है ना, उन सब के मन की पर्यायों को पढ़ सकता है, मन को जान सकता है, मन में क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है। लाइक अ टेलीपैथी, ही कैन नो एवरीथिंग। अब ऋजु मति मनोप्रयोग ज्ञान का क्षेत्र क्या है? जगन्य पृथकत्व कोष, ठीक है ना, 2 से 3 कोष तक को जान सकता है। उत्कृष्ट पृथकत्व योजन अर्थात 7 से 8 योजन को, मतलब इतना लंबा दूरी में रहा हुआ व्यक्ति के मन की पर्यायों को जान सकता है। समझ में आया ना, मतलब इतने लंबे गैप में जो व्यक्ति बैठा है, उसके मन की पर्यायों का भी ज्ञान हो जाता है। विपुलमति मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? जगन पृथकत्व योजन अर्थात 8 से 9 योजन तक, इतना दूर है फिर भी उसके माइंड को रीड कर सकता है। उत्कृष्ट से मनुष्य लोक अर्थात 45 लाख योजन, ठीक है, उसमें पूरा बता दिया, चौकोर घन रूप क्षेत्र, ऊंचाई सुमेरु के तुलिका तक, सुमेरु मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक 45 लाख योजन तक दूर में बैठे हुए जितने भी व्यक्ति उन सबके मन की पर्यायों को जान सकता है विपुलमति मन ज्ञानी। और ऋजुमति मन ज्ञान की लिमिटेशंस है योजन की, लेकिन जो उत्कृष्ट विपुलमति मन ज्ञानी है, वो 45 लाख योजन में जितने भी संगी मनुष्य पंचेंद्रिय है, उन सबकी मन की पर्यायों को जान सकता है। अब ऋजुमति और विपुलमति वही सेम, वही बात है, ये आवली और असंख्यात इंटू असंख्यात करने से इसका मतलब इतना लंबा क्षेत्र को जान सकता है, इतने लंबे समय तक जान सकता है, कितने समय तक, फिर ये उत्कृष्ट के आवली के असंख्यात भाग को जान सकता है। और जो विपुलमति मन ज्ञानी है, कितने काल तक जान सकता है, कि उसका जो नॉलेज है, मन ज्ञान है विपुलमति, वो कब तक, आवली के मिनिमम, आवली के असंख्यात टाइम तक रहेगा, नहीं तो असंख्यात लोग तक। अब भाव की अपेक्षा से बता रहे हैं, वो इसी को डिटेल कर रहे हैं, आवली के असंख्यात भाग तक, और जो उत्कृष्ट है असंख्यात लोक परिमाण, ठीक है ना। इसका मतलब लोक ही है, तो जो 45 लाख योजन है, मनुष्य क्षेत्र है, वहां तक के लोक को जान सकता है। सेम विपुलमति उसी को और प्योर रूप में जानता है, असंख्यात लोक परिमाण सेम ही है, लेकिन उसको और विशुद्धतर जानता है। मैं इसको डिटेल नहीं करना चाहूंगी अभी। हाँ, केवल ज्ञान की अब हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे केवल ज्ञान के बारे में। और केवल ज्ञान की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद पहले हम दर्शन और ज्ञान, ये क्या है, दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, इसको भी हम डिटेल से समझेंगे। निखिल द्रव्य पर्याय साक्षात्कारी केवलम, संपूर्ण द्रव्य पर्याय का जो साक्षात ज्ञान हो जाता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो ज्ञानावनी कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाता है, दर्शनावनी कर्म का संपूर्ण क्षय और मोहनीय कर्म का, तीनों कर्म एक साथ क्षय होते हैं, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे द फिफ्थ टाइप ऑफ कॉग्निशन इज नोन एज केवल ज्ञान. इट इज अटेन्ड व्हेन द obscuring karmic veil is totally removed. It knows all the objects in their entirety with all qualities and modes. It is a stage of omniscience, the perfect knowledge. बोलते ना सर्वज्ञ, केवल ज्ञान होने का मतलब क्या है, जीव सर्वज्ञ बन गया है, ठीक है ना। और जिनके तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद होता है, वो तीर्थ की स्थापना करते केवल ज्ञान के पश्चात। और जो सामान्य केवली है, वो केवल ज्ञान के पश्चात संपूर्ण द्रव्यों के संपूर्ण पर्यायों को, अनंत अतीतकालीन वर्तमानकालीन भविष्यकालीन संपूर्ण पर्यायों को, संपूर्ण द्रव्यों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संपूर्णतः जान सकते हैं। अब केवल ज्ञान से सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, अर्थात केवल ज्ञान होने के बाद जानने जैसा कुछ भी नहीं बचता है। फिर उसको नॉलेज, जानने की कोई जिज्ञासा, सब जान चुके हैं वो, उनको जानना कुछ अवशेष ही नहीं रहता है। आत्मा की ज्ञान शक्ति का पूर्णतम आविर्भाव हो जाता है। अर्थात केवल ज्ञान होने का मतलब जो आत्मा का जो अनंत चतुष्टयी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद, ये चारों ही उसके भीतर, चार घनघाती कर्म क्षय होते ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अब दर्शन और ज्ञान के संदर्भ में दार्शनिक युग में 3 प्रकार की विचारधारा चल रही है। अब केवल ज्ञान और केवल दर्शन को लेकर
विद्वानों के भीतर जो एक लंबा विवाद चला, लगभग 2 सदियों तक, मतलब ऐसे 2 सदी क्या, ऐसे देखे तो बहुत लंबा समय रहा है, जो डिबेट का इश्यू रहा है कि भाई ज्ञान और दर्शन क्रम से होता है, दर्शन और ज्ञान क्रम से होता है, एक साथ होता है, या दर्शन और ज्ञान को अलग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये दोनों भिन्न है या अभिन्न है। तो 3 प्रकार की विचारधारा इस संदर्भ में चली है। जो आचार्य मलयगिरी है, उन्होंने दर्शन और ज्ञान को युगपत माना, और जो दीनबंधु गणि समाश्रमण है, जो विशेषावश्यक भाष्य और विशेष शरणवती के करता है, उन्होंने यह माना है कि पहले दर्शन होता है, केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान होता है। लेकिन आचार्य मलयगिरी ने कहा कि केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद दर्शन जैसी कोई चीज ही नहीं है, दोनों एक साथ होते हैं। उनका यह सहवाद का कॉन्सेप्ट है, युगपतवाद का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो इसके बाद आचार्य सिद्धसेन हुए हैं, उन्होंने एडवोकेट ऑफ अभेदवाद, वो बोल रहे हैं कि भाई दर्शन और ज्ञान को दो मानने की जरूरत ही नहीं है, दे आर वन एंड द सेम, इन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता है। तो इस संपूर्ण सन्मति तर्क प्रकरण में आचार्य सिद्धसेन ने दर्शन और ज्ञान को एक रूपता को अनेक तर्कों से सिद्ध किया। तो पहले हम समझेंगे, ये जो चर्चा आई है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट व्यू, केवल दर्शन प्रेसीड्स केवल ज्ञान. दिस व्यू इज campaigned by Dinabhadra and has been generally accepted in the Shwetambar tradition. It is also supported by the old Agamic tradition. हमारे जो 32 आगम है, उसमें क्रमवाद का ज्यादा उल्लेख है कि पहले भगवान को दर्शन हुआ, फिर ज्ञान हुआ। क्योंकि जब हम भगवई के 8वें शतक में देखते हैं, जब गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, रत्न प्रभा जो केवल ज्ञानी है, वह रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों को कैसे जानता है? पहले देखता है रत्न प्रभा पृथ्वी आदि को, फिर जानता है, ऐसा आगम में उल्लेख आया है। तो जिनभद्रगणि समाश्रमण का जो कॉन्सेप्ट है कि पहले केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान होता है। तो सेकेंड व्यू है, बोथ ऑफ देम अकर साइमल्टेनियसली। मल्लवादी जो जिन्होंने नवांगी टीका का 9 अंगों की जिन्होंने टीका लिखी, कमेंट्री लिखी है, जो मल्लवादी है, उनका यह कॉन्सेप्ट है कि भाई ये जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है, एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये ज्यादातर ये जो दिगंबर ट्रेडिशन है, दिगंबर परंपरा में इस युगपतवाद के जो कॉन्सेप्ट है उसको ज्यादा जोर दिया गया है। अब जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, थर्ड व्यू मेंटेन्स दैट इट इन द स्टेज ऑफ केवल्य ज्ञान एंड दर्शन बिकम वन। ठीक है ना, जब जैसे कैवल्य की प्राप्ति होती है ना, तो दर्शन और ज्ञान दो नहीं रहते हैं, एक हो जाते हैं। ऐसा सिद्धसेन दिवाकर का व्यू है। अब थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। द आगमास एज वेल एज द अदर लिटरेचर अर्लियर देन उमा स्वाति फेवर द फर्स्ट व्यू ओनली। उमा स्वाति से पहले जितने भी ग्रंथ है, उसमें यही बात आई है कि पहले केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान होता है। ठीक है, जो जिनभद्रगणि समाश्रमण ने क्रमवादी है, उन्होंने पहले क्रम से केवल दर्शन केवल ज्ञान को क्रम में स्वीकार किया। जो सेकेंड एंड थर्ड व्यू है और नॉट फाउंड इन इट। ठीक है ना, आगमों में जो दूसरा चिंतन युगपतवाद और जो तीसरा चिंतन है आचार्य सिद्धसेन का अभेदवाद, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं मिलती है। केवल एक उल्लेख मिलता है भगवई सूत्र के 8वें शतक में क्रमवादिता का, कि पहले केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान होता है। They are not mentioned even for refutation. Of course, कुंद कुंद has supported the second view. युगपद कुंद कुंद जो निश्चय नय के मतलब बोल सकते हैं उपदेशक है, उन्होंने ज्यादा उस पर स्ट्रेस दिया है। तो उनके अनुसार केवल ज्ञान केवल एक साथ होते हैं, युगपद, उनको अलग नहीं किया जा सकता। इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट वेदर ही लिव्ड बिफोर उमा स्वाति। अब एक कॉन्सेप्ट है कि भाई कुंद कुंद पहले थे या उमा स्वाति पहले थे। कुछ कुछ जो स्कॉलर्स है, वेस्टर्न और इंडियन स्कॉलर्स, वो मानते हैं कि उमा स्वाति पहले थे और कुंद कुंद बाद में थे, और कुछ मानते हैं कि कुंद कुंद पहले थे, उमा स्वाति बाद में हुए। तो मैं जहां तक सत्यरंजन बैनर्जी कोलकाता के जो प्रोफेसर है, प्राकृत के लर्नड स्कॉलर हुए हैं, जो अभी आज नहीं है, उनका यह चिंतन था कि भाई पहले उमा स्वाति हुए, फिर कुंद कुंद हुए।
उन्होंने जब इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया सारा आचार्यों का, जो उनका एक आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल है, जैन जर्नल में निकला है, उसमें उन्होंने सभी आचार्यों के टाइम पीरियड को बताया है। उसमें उन्होंने कुंद कुंद को उमा स्वाति के बाद बताया है। For the present, we have followed Pandit Sukhlal, who is definite that Uma Swati was earlier than Kunda Kunda. ठीक है ना? तो मेरा भी ये चिंतन है कि पहले उमा स्वाति हुए, उसके बाद कुंद कुंद हुए हैं। आवश्यक नियुक्ति asserts that even a Kevalin does not possess two उपयोगा simultaneously. जो आवश्यक नियुक्ति है, हाँ, उसमें भी बताया है कि केवली, हाँ, दो उपयोगों को एक साथ यूज नहीं कर सकता है एट ए टाइम। या तो दर्शनोपयोग रहेगा या ज्ञानोपयोग रहेगा, दोनों उपयोग एक साथ नहीं हो सकते हैं। और एक बात जानने की है, जब कोई भी जीव मुक्त हो जाता है, मुक्त होने के बाद भी उसके दो ही फंक्शन होते हैं। ठीक है ना? मैंने एक आर्टिकल लिखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सत ए क्रिटिकल स्टडी, उसमें मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है कि जब जीव सिद्ध बन जाता है, मुक्त बन जाता है, तो वहां पे भी दर्शन और ज्ञान ये चलता रहता है। ये जो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग ये निरंतर चलता रहता है। अगर ये नहीं रहे तो जीव अजीव बन जाए। दर्शन और ज्ञान, आत्मा क्या है? ज्ञान दर्शनात्मिका, उसके अलावा आत्मा है ही नहीं, दोनों साथ में है। दिस स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी रेपुटेशन ऑफ द सेकेंड व्यू। ठीक है ना? अब ये अगर हम ये माने कि भाई एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है, इसका मतलब जो युगपदवादी विचारधारा मल्लवादी की, जो दिगंबर परंपरा मान्य करती है, उनका खंडन अपने आप हो जाता है कि एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है, दो उपयोग तो हो नहीं सकते। But it is doubtful whether this portion of Niyukti is genuine and not interpolated after Umaswati, as it is clear that the entire literature which goes with the name of Niyukti is not genuine. तो कहने का मतलब है, लगभग जो व्याख्या साहित्य हुए हैं, कॉमेंट्रीज, वेदर वो निरुक्ति है, चूर्णी है, भाष्य है, टीका है, वृत्ति है, लगभग वे क्या है, आगम के अनुकूल बात करते हैं। ठीक है ना? तो जिनभद्र ने समाज समन्वय, आवश्यक निरुक्ति लिखी, विशेष आवश्यक भाष्य लिखा, इन सब में उन्होंने टीकाएं रची, तो सब में उन्होंने क्रमवाद का ही इंपॉर्टेंस दिया है। तो ये जो विचारधारा है, इसको समझने के लिए पहले दर्शन हुआ फिर ज्ञान हुआ। ये दोनों में यथार्थता क्या है? पहले दर्शन ही होता है या पहले ज्ञान ही होता है? इसको समझने के लिए पहले हमें दर्शन के संदर्भ में जो 11 प्रकार की डेफिनेशंस मिलती है, उस पर हमें एकदम गौर करना पड़ेगा, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, पेनिट्रेट करना पड़ेगा कि भाई ये दर्शन एक्चुअली है क्या, और ये ज्ञान उससे डिफरेंट कैसे है। और दर्शन पहले फिर ज्ञान, यही सिस्टम है, या केवल डायरेक्ट ज्ञान हो सकता है? दर्शन क्यों आवश्यक है? इन 11 पॉइंट्स को हम समझेंगे तो मुझे लगता है कि दर्शन और ज्ञान में क्रमवादिता है या युगपदवादिता है या अभेदवादिता है, कौन सा वाद सही है, ये हम खुद ही जजमेंट कर सकते हैं। और कौन सा व्यू एकदम अप टू द मार्क होगा, ये हम खुद अपना लॉजिकल माइंड से डिसाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इनका दर्शन की परिभाषा क्या है? द डायरेक्ट कॉग्निशन इज दर्शन, while that obtained through a mark is ज्ञान। यहाँ पे जो डायरेक्ट कॉग्निशन है, यहाँ पे जो एक्चुअली केवल ज्ञान केवल दर्शन, ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट कॉग्निशन अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है, जिसमें किसी इंद्रिय की सहायता नहीं रहती है, तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान में किसी भी इंद्रिय की सहायता नहीं रहती है। तो ये बता रहे कि भाई ये तो जो ऑब्टेन्ड थ्रू अ मार्क ऑफ इस ज्ञान, कहने का मतलब जो दर्शन है ज्ञान है, केवल दर्शन और केवल दोनों डायरेक्ट नॉलेज है। सेकेंड है दर्शन एप्रीहेंड्स द प्रेजेंट ओनली, वेल ज्ञान इज रिलेटेड विद ऑल थ्री टाइम्स। कुछ दार्शनिक ये मानते हैं, कुछ विचारक चिंतक ये मानते हैं कि दर्शन, जो दर्शन के द्वारा केवल आप प्रेजेंट टेंस को ही जान सकते हैं, वर्तमान को ही जान सकते हैं, लेकिन ज्ञान त्रैकालिक होता है। ठीक है ना? और दर्शन क्या है, केवल जनरल चीजों को जानता है और ज्ञान पर्टिकुलर चीजों को जानता है। दर्शन रिप्रेजेंट द व्यू पॉइंट ऑफ यूनिवर्सैलिटी, ठीक है ना, एंड ज्ञान दैट ऑफ पर्टिकुलैरिटी। अब मैं ये भाई घड़े के बारे में सोच रही हूँ, तो दुनिया के जितने भी घड़े वो सब मेरे दर्शन के विषय है। ये घड़े को जानने का मतलब सारे घड़ों को जान लेना। अब ज्ञान क्या है, उसका पर्टिकुलर और घड़े के डिटेल्स के बारे में जो नॉलेज होता है वो ज्ञान है, ऐसा कुछ विचारकों का दृष्टिकोण है।
दर्शन इज द कॉग्निशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग दैट पर्टिकुलरिटी। ठीक है ना। हम घड़े के बारे में ऐसे एक्चुअली घड़ा भी एक पर्टिकुलर चीज ही है, ठीक है ना, बट विदाउट इट्स पर्टिकुलरिटी, उसके जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है ना, वो मिट्टी का बना है या स्वर्ण का या चांदी का या कांसे का, किस चीज का घड़ा बना है, उसकी और जो इनर पर्टिकुलरिटी है वो नहीं जानता है। ठीक है ना। केवल कॉग्निशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही करता है, ऐसा कुछ विचारकों का दृष्टिकोण है। अब सिक्स्थ है, दर्शन इज द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ मति, अवग्रह इहा। ज्ञान बिगिंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ अवाय। अब कुछ दार्शनिक क्या मानते हैं, दर्शन जो आप लोगों ने पढ़ा है, मति ज्ञान, और मति ज्ञान के चार भेद है। अब मति ज्ञान के दो भेद है, शुद्ध निश्चित मति ज्ञान और शुद्ध निश्चित मति ज्ञान। तो शुद्ध निश्चित मति ज्ञान है, उसके हमने चार भेद किए थे, अवग्रह इहा अवाय और धारणा। अब कुछ दार्शनिकों का यह चिंतन है कि जो दर्शन है उसका जो नॉलेज है अवग्रह और यहाँ तक सीमित है। ठीक है ना। क्योंकि अभी तक उसको कंफर्म नहीं है कि भाई ये घड़ा है, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन ये मिट्टी का घड़ा है या स्वर्ण का घड़ा है या चांदी का घड़ा है, उसका उसको कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है ना। ऐसा कुछ दार्शनिकों का विचार है। और जो ज्ञान बिगिंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ अवाय, अवाय जानते निर्णयात्मक ज्ञान है। ठीक है ना। अमुक एव इत्यवाय, अमुक एवत्यवाय, अमुक ही है, घड़ा मिट्टी का ही है, घड़ा स्वर्ण का ही है। ये जो सर्टनटी, सर्टन नॉलेज है, एग्जैक्ट नॉलेज है, वह ज्ञान के द्वारा होता है, ऐसा कुछ दार्शनिकों का दृष्टिकोण है। अब दर्शन स्टैंड्स ऑन द सेम स्टेज इन द केस ऑफ माइंड and vision, where व्यंजनावग्रह stands in the case of touch senses। यहाँ पे ये बात आई है कि भाई दर्शना, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह ये दो बात होती है। तो दर्शन के स्टेज में केवल हमें व्यंजनावग्रह का ही ज्ञान होता है, टच टेस्ट स्मेल कलर इन सब का ज्ञान होता है। ठीक है ना। दर्शन स्टैंड्स ऑन द सेम स्टेज इन द केस ऑफ माइंड एंड विजन। ठीक है ना। मन के द्वारा और चक्षु के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो भी दर्शन के द्वारा हो रहा है, लेकिन ज्यादा व्यंजनावग्रह स्टैंड्स इन केस ऑफ टच सेंसेस। लेकिन व्यंजनावग्रह की, जो व्यंजनावग्रह पांचों इंद्रियों से हो रहा है, ठीक है ना, उसमें मन और चक्षु ये दोनों नहीं होते हैं व्यंजनावग्रह में। ठीक है। अर्थावग्रह में उसका भी डिटेल से ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ दार्शनिक ये मानते कि वे दर्शन के द्वारा हम चक्षु और माइंड से भी जान रहे हैं और व्यंजनावग्रह से भी जानते हैं। अब दर्शन इज आइडेंटिकल विथ व्यंजनावग्रह, ज्ञान प्रोसीड्स विथ अर्थावग्रह। अब दूसरा ही चिंतन आ गया है कि कुछ दार्शनिक मानते हैं कि दर्शन के अंतर्गत जब हम केवल दर्शन करते हैं, केवल व्यंजनावग्रह, केवल जो दर्शन और ज्ञान के बीच में जो अंतर है, दर्शन में केवल व्यंजनावग्रह होता है और ज्ञान में अर्थावग्रह होता है। व्यंजनावग्रह क्या वर्तमान ग्राही ज्ञान है, और अर्थावग्रह क्या है त्रिकालवर्ती ज्ञान है। और अवग्रह इज दर्शन, while the subsequent stages of इहा आर ज्ञान। अब देखो कुछ दार्शनिक क्या मानते हैं, पहले तो ये बात है ना, अवग्रह इहा ये दो स्टेज तक दर्शन होता है, और अवाय और धारणा, यहाँ अवाय मतलब ज्ञान अवाय से शुरू हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या मान लिया, कुछ दार्शनिक जो अन्य विचारक है, उन्होंने कहा अवग्रह दर्शन केवल अवग्रह तक सीमित है, यहाँ अवाय धारणा ये सब ज्ञान के विषय है। अब नेक्स्ट 10th पॉइंट है, दर्शन एप्रीहेंड्स द सेल्फ ओनली व्हाइल ज्ञान इज रिलेटेड विद एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। अब दर्शन की बात है कि अपने आप को ही जान सकता है, जनरल कॉग्निशन सेल्फ को ही जान सकता है, ऐसा कुछ दार्शनिकों का अभिमत है। जबकि ज्ञान स्व और पर दोनों को भी जान सकता है। अब दर्शन इज द फर्स्ट इंक्लिनेशन ऑफ सोल टुवर्ड्स नोइंग समथिंग प्रीसीडिंग द कॉन्टिग्यूटी। अब यहाँ पे कुछ दार्शनिक ये मानते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा का जो पहला स्टेप ऑफ नॉलेज है वह दर्शन है, उसके बाद ही उसको नॉलेज होता है, आगे सब चीजें कंटिन्यू होती है। तो ये जो हमने विचार किए है 10 या 11 प्रकार की, जो लगभग 10 प्रकार की विचार, कुछ रिपीटेड भी है उसमें, 9-10 प्रकार की जो विभिन्न मान्यताएं हैं दर्शन और ज्ञान के भेद को लेकर, जो भिन्नता है उसको लेकर जो एक कंट्रोवर्शियल इश्यू है, उसके संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें लगता है कि और हम डीप में जाएंगे और डिस्कस करेंगे
कि भाई ये जो दर्शन और ज्ञान एक्चुअली है क्या। ठीक है, आचार्य सिद्धसेन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। तो Acharya Siddhasen has exhibited his remarkable ability in a wonderful manner. That darshan and gyan both come into existence one after another is the tenet which was quite well known in Jain tradition of the scriptures from the very beginning. ठीक है ना, आगम में ये बात आई है कि भाई दोनों क्रमिक होते हैं, दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है. Another view which says that these two come into existence simultaneously was also in vogue from the beginning. These two tenets were opposed by Siddhasen with his doctrine of the identity of darshan and ज्ञान. अब जो युगपदवादी दृष्टिकोण है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता है, लेकिन आचार्य सिद्धसेन ने दोनों प्रकार की विचारधाराओं का खंडन किया है और दर्शन और ज्ञान को अभिन्नता को स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि दर्शन के तुरंत बाद ज्ञान हो जाता है, दोनों में भेद मानने की क्या जरूरत है, कोई भेद मानने की जरूरत नहीं है. दर्शन और ज्ञान एक ही है, वन एंड द सेम है, उनको अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आत्मा के अभिन्न गुण है दर्शन और ज्ञान. इनको अलग कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं. अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एक की शादी होगी, एक अंत. दर्शन हुआ, उसका बिगनिंग हुआ, ठीक है. जैसे ज्ञान होगा तो दर्शन का अंत हो जाएगा, ज्ञान की बिगनिंग हो जाएगी. तो ज्ञान क्या हो जाएगा, शादी शांत हो जाएगा. जबकि केवल ज्ञान क्या है, अनादि अनंत है, अनादि का शादी है लेकिन अनंत काल तक रहेगा. अगर हम क्रमवादिता को मानेंगे, केवल दर्शन होता है फिर केवल ज्ञान होता है, तो ये जो अनंतता, जो अनंत काल तक अनंत केवल दर्शन और केवल ज्ञान जो अनंत काल तक बने रहने वाले की बात बोलते हैं, उसका खंडन हो जाएगा. ऐसा सिद्धसेन का मत है. और भी बहुत सारे खंडन है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल से. He has established this doctrine on a sound logic in his second chapter of Sanmati. The establishment of this doctrine has been made mainly on the strength of logic. But in those times, it was a fashion to quote sentences from Shastras in support of one's own doctrine. अब जो आचार्य सिद्धसेन है वो दार्शनिक युग के आचार्य थे. जब आगम युग था, आगम युग में जो भी बातें आचार्य करते थे वो सब बातें आगम के पैरेलल चलती थी. जब दार्शनिक युग आया, तर्क का युग आया, युक्ति का युग आया, लॉजिक का युग आया और अन्य दर्शनों के सामने अपने जैन दर्शन को स्टैंड करना था, उस समय आचार्य सिद्धसेन ने शास्त्र की बात को भी इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन अपने नॉवल थिंकिंग को भी उन्होंने सामने रखा. और ये जो आचार्य सिद्धसेन का जो सन्मति तर्क प्रकरण है, उनके नॉवल थॉट्स की एक नॉवल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लॉजिक, इन द फील्ड ऑफ जैन एपिस्टेमोलॉजी कह सकते हैं. The main subject of the second chapter is identity of darshan and gyan. But incidentally, Siddhasen has also advanced his own doctrine of the identity of ज्ञान and श्रद्धा. उन्होंने दर्शन और ज्ञान को तो अभिन्न माना ही है, उन्होंने ज्ञान और श्रद्धा को भी अभिन्न माना है. श्रद्धा होते ही ज्ञान हो जाएगा. अगर सम्यक श्रद्धान है तो सम्यक ज्ञान अपने आप हो जाएगा, उसको अलग मानने की जरूरत नहीं है. ये बात भी उन्होंने आगे चर्चा की है, जिसकी हम चर्चा करेंगे. So this remarkable feature of this second chapter is the identity of darshan and gyan as well as shraddha and gyan. Haribhadra, who wrote the commentary on the Nandi Sutra on the lines of Churnis. ठीक है ना, हरिभद्र ने नंदी सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखी है, चूर्णी लिखी है. अभय देव, उसने जो 9 अंगों के टीकाकार है, कमेंटेटर ऑफ 9 अंगास. और अमलयगिरी हु फॉलोड हिज एस्पेक्ट. कुछ जन मानते कि अभय देव आके युगपदवादी है और कुछ मानते कि मलयगिरी जो उसका फॉलोवर था अभय देव का ही, वो आके दर्शन और ज्ञान के उपवाद का प्रवर्तक है. लेकिन बेसिकली जब हम दार्शनिक युग को देखते हैं तो आचार्य मलयगिरी तो मल्लवादी जो है ना, उनको ही माना जाता है. लेकिन सिद्धसेन क्या है, उसने क्या किया, अभेदवाद टू वृद्धाचार्य. बहुत से जन क्या बोलते हैं, आचार्य सिद्धसेन अभेदवाद के प्ररूपक नहीं है, जो वृद्धाचार्य थे वो आके अभेदवाद के प्ररूपक है. बट इट इज नॉट द फैक्ट. The commentator of Sanmati, however, a present Abhaydev regards that Siddhasen as the advocate of Abhedvad. तो कमेंटेटर है सन्मति तर्क प्रकरण, उन्होंने बहुत विस्तार से कमेंट्री लिखी है सन्मति तर्क प्रकरण पर. ऐसे अभयदेव सूरी ने, उन्होंने, उनका मानना है कि अभेदवाद के जो प्रवर्तक है, कि दर्शन और ज्ञान का अभिन्नता के जो प्रवर्तक है, वो सिद्धसेनी है, वृद्धाचार्य नहीं है. इन दिस रिस्पेक्ट it is proper to regard Abhaydev as an authority and not हरिभद्र और मलयगिरी. ठीक है ना. कुछ जन जो मानते हरिभद्र और मलयगिरी क्या है,
युगपदवाद के प्रवर्तक है। बट अकॉर्डिंग टू सुखलाल जी सिंघवी, जो पंडित सुखलाल जी सिंघवी है, उनके अनुसार, उनके दृष्टिकोण से जो अभय देव है वो ही उसके युगपदवाद के प्रवर्तक है, हरिभद्र मल्लगिरी नहीं है। द फॉलोइंग आर द थ्री रीजंस व्हाई वी शुड रिगार्ड अभय देव एज अ मोर रिलायबल अथॉरिटी। अब यहाँ पे ये बात है कि हरिभद्र और मल्लवादी दोनों को छोड़कर हम अभय देव को ही क्यों युगपदवाद के प्रवर्तक माने। अभय देव, being the commentator of Sanmati, had inherited naturally the legacy of the commentaries preceding his work. All these commentaries he had studied critically. Naturally, therefore, his statement must be regarded as having greater authority than that of Haribhadra. After the refutation of Kramvad and Sahavad, Siddha Sen has consistently supported the doctrine of Abhedvad, that is, oneness or identity of the darshan and gyan, up to the end of the chapter. तो सेकेंड चैप्टर में एंड तक आचार्य सिद्धसेन ने जो दर्शन और ज्ञान है उसको हाईलाइट किया है। सॉरी, तो ये जो पहला ज्ञान कांड है उसका जो फर्स्ट वर्स है उस पर हम चर्चा करेंगे कि दर्शन ज्ञान की उन्होंने शुरुआत कैसे की है। द फॉलोइंग वर्स डिस्टिंग्विशेस ज्ञान एंड दर्शन फ्रॉम दर्शन। जम सामान्य गहनम दंसनमेयम विशेषियम नाणम दोन्नम वि नयान एसो पाड़ेकम अत्थ पज्जाओ। अर्थात परसेप्शन इज द कॉग्निशन ऑफ द जनरल। दर्शन क्या है? केवल सामान्य का बोध है। एंड नॉलेज मीन्स द कॉग्निशन ऑफ द पर्टिकुलर। नॉलेज क्या है? उस जो जनरल ज्ञान हो उसका और डिटेल से पर्टिकुलरली उसका नॉलेज होना। इज द इंपोर्ट ऑफ द टू नयास रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। पर्यायस्तिक न्याय के द्वारा हम केवल जनरल को जानते हैं, और सॉरी, द्रव्यास्तिक न्याय के द्वारा हम जनरल को जानते हैं और पर्यायस्तिक न्याय के द्वारा हम पर्टिकुलर को जानते हैं। ऐसा आचार्य सिद्धसेन का अभिमत है। सेकेंड गाथा में वो बोल रहे हैं, हाउ फॉर वन एंड द सेम थिंग अपीयर्स डिफरेंट एट द टाइम ऑफ इट्स परसेप्शन एंड एट द टाइम ऑफ इट्स नॉलेज स्टेटेड इन दिस वर्स। बहुत से जन बोलते कि अवग्रह जो दर्शन होता है उसमें क्या कोई भिन्न ज्ञान होता है, और दर्शन के बाद जो ज्ञान हो रहा है क्या उसमें कोई भिन्न ज्ञान होता है। तो जब ये क्वेश्चन उनके सामने रेज किया गया तो उन्होंने इस बात को एक गाथा के द्वारा एक्सप्लेन किया है। दब्बठ्यो भी होऊन दंसनो पज्जबठ्यो होई उव समयाई भावम पड़ुच्छ नाने उ विवरीयम। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है आचार्य सिद्धसेन ने। एट द टाइम ऑफ परसेप्शन, दैट इज from the Dravyastic point of view, the soul appears in its general aspect. But even then, at the time of the perception, it is with its particular attributes also when its quality of उपशम is concerned. अब यहाँ पे ये बात आई है, अगर जो दर्शन उपशम श्रेणी लेता है, ठीक है ना, उपशम कर्मों का क्षयोपशम होने पर जो ज्ञान हो, उपशम होने पर जो ज्ञान हो रहा है उसमें हमारे पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होता है, जनरल नॉलेज होता है। इट इज पर्टिकुलर आल्सो व्हेन इट्स क्वालिटी ऑफ उपशम इज कंसर्न। यहाँ पे ना एट द टाइम ऑफ परसेप्शन, यहाँ पे दो है, पहले दर्शन फिर ज्ञान। ठीक है ना। दर्शन में इनका ये कहना है कि उपशमिक सम्यक तो प्राप्त होता है, एक शायोपशमिक सम्यक प्राप्त होता है। तो शायोपशमिक सम्यक के बाद ज्ञान होता है। तो दर्शन और ज्ञान में इनका भी एक डिफरेंस है, इनका भी एक हेतु है कि पहले जनरल नॉलेज ही होगा फिर पर्टिकुलर नॉलेज होगा। Exactly, otherwise the soul appear when viewed from the pariyastic point of view. But even then, though it seems to appear with its particular aspects only, it maintains at the same time its general character also. ठीक है ना। जब हम ज्ञान दर्शन में केवल सामान्य का बोध होता है किसी भी वस्तु के बारे में, मैं कंप्यूटर के बारे में सोच रही हूँ तो दर्शन में केवल कंप्यूटर रहेगा। ठीक है ना। ज्ञान में क्या है, मैं कंप्यूटर के किस चीज के बारे में, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में या एक्सेल के बारे में या पावर पॉइंट के बारे में, ठीक है ना, एआई के बारे में मैं क्या सोच रही हूँ, ये सब ज्ञान की पर्टिकुलर चीजें हो जाएगी। हाँ, यहाँ तक कि मैं आज यही चर्चा करूंगी। इसका मतलब आचार्य सिद्धसेन का कहने का मतलब है दर्शन और ज्ञान दो चीज नहीं है। ठीक है। द्रव्यास्तिक न्याय की दृष्टि से देखें तो पहले दर्शन होता है, और पर्यास्तिक न्याय की दृष्टि से देखें तो पहले ज्ञान होता है। ठीक है। उन्होंने दोनों दृष्टिकोण से अपेक्षा भेद को अगर समझेंगे तो हमें कभी भी कोई प्रकार का विवाद नहीं आएगा। दर्शन और द्रव्यास्तिक न्याय, पर्यास्तिक न्याय
दोनों हमारे ज्ञान के विषय एक साथ बनते हैं, इसलिए जो दर्शन और ज्ञान है वो दोनों अभिन्न है। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही चर्चा करना चाहूंगी। आगे केवल ज्ञान केवल दर्शन के संदर्भ में आचार्य सिद्धसेन ने कैसे उसको एक्सप्लेन किया, कैसे युगपदवाद और क्रमवाद जो केवल दर्शन और केवल ज्ञान के संदर्भ में बात आती है उसका कैसे खंडन किया है, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को उन्होंने अभिन्न माना है, अवधि ज्ञान और मनपर ज्ञान को भी उन्होंने अभिन्न माना है, केवल ज्ञान केवल दर्शन को भी आचार्य सिद्धसेन ने अभिन्न कैसे माना है, इन सब के बारे में हम आगे के जो मैं सोचती हूँ कि 2 लेक्चर्स में आई वांट टू कंप्लीट दिस, 2-3 लेक्चर्स में सन्मति तर्क प्रकरण लगभग ऐसे पूरा हो जाना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में आपसे चर्चा करूंगी। आज हमने जाना कि मनोपरिज्ञान किसे कहते हैं, उसके जो डिफरेंट टाइप्स, ऋजुमति, मनोपरिज्ञान, केवल ज्ञान, और दोनों का जो सब्जेक्ट मैटर है, फिर केवल ज्ञान के बारे में थोड़ा सा जाना, और ज्ञान के डिटेल में हम नहीं गए, भेद प्रभेद में नहीं गए, उससे पहले दर्शन के संदर्भ में जो विभिन्न विचारधारा है उसको हमने जाना, और दर्शन और ज्ञान में अभिन्नता है या भेद है इसके बारे में हमने चर्चा की, और सन्मति तर्क प्रकरण के 2nd चैप्टर के आलोक में हमने दर्शन और ज्ञान की अभिन्नता के बारे में समझा। इसी भावना के साथ ओम।